Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 2, fundamental concepts and terminologies of economics. So as we all know students, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So before starting the today's portion, let us move on with a short summarization of the topic that we have seen on the previous video. So previously what we have seen in a very detailed manner. So previously अगर हम देखें तो हमने देखा था जो है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में. So what is consumer good and producer goods? So if you are seeing consumer good और producer good का मतलब जो भी गुड फाइनली फिनिश्ड गुड माना जाता है, जो डायरेक्ट एक कंज्यूमर शॉप में से लेके कंज्यूम कर सकता है, उसे कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ जो खाना पका हुआ ऑलरेडी कुकड फूड जो होता है वो कंज्यूमर गुड माना जाता है. अगर आप कोई दुकान में जाते हो, इफ यू आर परचेसिंग अ चॉकलेट, तो उस चॉकलेट को आप डायरेक्टली खा सकते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड. आफ्टर दैट वी हैव सीन द प्रोड्यूसर गुड. प्रोड्यूसर गुड मतलब ऐसे गुड जो कि फिनिश्ड गुड नहीं है, जिसे खरीद के हम फिनिश गुड बनाने के लिए उसको यूटिलाइज करते, उसे प्रोड्यूसर गुड्स माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते, डायरेक्टली वी कैन नॉट ब्रिंग इट एंड ईट इट. फॉर दैट वी नीड द पोर्शन ऑफ यूटेंसिल, वी हैव टू कुक द फूड ऑन इट, देन यू कैन हैव द मील इन द प्रॉपर टाइम. रदर देन दैट सेकेंड आप देखो तो ट्रैक्टर. एग्रीकल्चर के अंदर फूड ग्रेन्स को रेडी करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है. सेकेंड, एग्रीकल्चर में जो कॉटन रेडी होता है वो डायरेक्ट आपको कॉटन के ड्रेस या कपड़े नहीं मिलते, तो उस कॉटन को प्रोसीजर करके उसको कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन प्रोसीजर पे जाने के बाद कॉटन को क्लोथ बनाया जाता है, जिसे हम एज ए क्लोथ यूज करते. तो ये तो हुआ था कि प्रोड्यूसर गुड क्या है और कंज्यूमर गुड क्या है. इन शॉर्ट जो फाइनलाइज्ड फिनिश गुड है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड है, और जो गुड अभी भी इंटरमीडिएट पोर्शन में देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं हम जो है प्रोड्यूसर गुड बोलते. नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द वेल्थ एंड वेलफेयर. इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ एंड वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में देखा जाता है. इफ यू आर सीइंग इट इन वेरी प्रॉपर मैनर, वेल्थ और वेलफेयर के बारे में इकोनॉमिक्स में जो शुरुआत का टाइम है, एडम स्मिथ के बुक में भी उन्होंने बोल दिया इकोनॉमिक के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वेल्थ होता है. हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं वेल्थ के लिए ही करता है. सो नेक्स्ट, अगर आप अल्फ्रेड मार्शल की जो बुक्स है या उसकी जो डेफिनेशन है उससे हमें ये पता चल सकता है कि वेल्थ की मीनिंग प्रॉपरली क्या है. वेल्थ मतलब जिसका यूजफुलनेस हो, जिसकी स्कैरसिटी देखा जाता हो, जिसका एक्सचेंज वैल्यू हो, और एक्सट्रीमली इकोनॉमिक में वेल्थ एक इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है. मीनिंग ऑफ वेल्थ की बात करें तो जो पोर्शन यानी जो कमोडिटी का एक एक्सचेंज वैल्यू हो, हाई यूज वैल्यू हो, रदर देन जिसकी स्कैरसिटी हो और लोगों के बीच में डिमांड हो, उसे वेल्थ बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे वी कैन से दैट लैंड, then precious material, then car, so these things are considered as wealth. So then gold, precious material में gold हम consider कर सकते. Characteristic of wealth के बारे में हमने डिटेल में देखा. What is the characteristic of wealth? Characteristic wealth में हमने ये देखा, first one it must have the usefulness. कहीं ना कहीं उसका usefulness डे टू डे हमारी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो यूजफुल होना चाहिए, तभी उसको वेल्थ माना जा सकता है. यूजफुलनेस के साथ साथ उसका एक्सचेंज वैल्यू भी होना चाहिए. जितना ज़्यादा उसका यूजफुलनेस है उतना ज़्यादा उसका एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट में हमने तुरंत ही यही देखा, इट मस्ट बी रेडी टू कैपेबल टू बी एक्सचेंज्ड अप, यानी उसका एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए. वेल्थ का मतलब जिसकी स्कैरसिटी हो, जिसकी लोगों के बीच में डिमांड हो, वो कभी भी एक्सचेंज होने के लिए रेडी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसे हम वेल्थ बोलते. थर्ड हमने देखा उसका इंटेलेक्चुअल या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए. जैसे कि अगर आप लैंड को देखो तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अगर आप वेहिकल को देखो तो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और रदर देन दैट वो क्या है लॉन्ग टर्म के लिए चलता है. अब यही ये तो बात हुई लैंड,
कार, ये सब नॉन लिविंग। लिविंग थिंग के अंदर यू नो दैट लिविंग बीइंग के अंदर स्किल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, जो कि हम इसको यूज करके बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडिया लाते हैं। ये जो इनोवेटिव आइडिया है कहीं ना कहीं मार्केट में इसको मनी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे साइंटिस्ट के जो इनोवेटिव इन्वेंशन होते हैं, इसको मार्केट में हम क्या करते हैं, उस आइडिया की वजह से मनी अर्न करते हैं। तो इस तरीके का साइंटिस्ट का एक जो सोचने का एबिलिटी है, वो तो उसका एबिलिटी है, बट ऑन दैट वट एवर द आइडिया ही इज क्रिएटिंग, दैट इज कंसिडर एज वेल्थ। तो वेल्थ इस तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। वेल्थ की जितने भी बात करो, लैंड ले लो, ठीक है, फिर कैपिटल ले लो, कैपिटल यानी लैंड के ऊपर जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, वैसे कैपिटल हमारे पास पड़े वो भी वेल्थ है, पैसे पड़े वो भी वेल्थ हो जाता है। प्रीशियस मटेरियल ले लो, यानी गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो, ये सब जल्दी बिगड़ते नहीं, लंबे टाइम तक चलता है। एग्जाम्पल में हमने ये देखा, अगर हम अभी एक घर खरीदते, उस घर को काफी दिन तक यूज करते, उसी घर को अगर फ्यूचर में हमें बेचना हो तो फ्यूचर में बेचने के लिए रेडी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसे क्या बोला जाता है, वेल्थ बोला जाता है। सो इस तरीके से उसका जो है ड्यूरेबिलिटी लंबा होना चाहिए और फ्यूचर में उसका एक्सचेंज वैल्यू बनना चाहिए, उसे वेल्थ बोला जाता है। थर्ड वन इज जो लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट वी कैन से दैट वेल्थ जो है उसको स्कैर्स होना पड़ता है, यानी वो स्कैरसिटी में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, सनलाइट, एयर, ये सारी चीजें बहुत यूजफुल है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, बट ये अबैंडेंटली मिलता है, अनलिमिटेड सप्लाई में मिलता है, तो इसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता। सो जिसकी स्कैरसिटी हो, जिसकी कमी हो, फिर लोगों के बीच में उसका डिमांड देखा जाता हो, सो ये दो पोर्शन के बीच में जो एक्सचेंज वैल्यू होता है, जो इंक्रीज होता जाता है, उसे कहीं ना कहीं वेल्थ बोला जाता है। जैसे आजकल आप देखो तो जमीन की कमी है, तो यू नो दैट लैंड का भाव कितना बढ़ता जाता है। सो इस तरीके से स्कैरसिटी और लोगों की डिमांड कहीं ना कहीं जो है उसका एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड करता है, और जिसकी एक्सचेंज वैल्यू हाईएस्ट होता है, जो यूजफुल भी होता है और एक्सचेंज वैल्यू हाईएस्ट भी रखता है, उसे कहीं ना कहीं फ्यूचर में रेफर किया जाता है एज अ वेल्थ। सो अभी हम ये बोल सकते हैं कि नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि जो है वेल्थ का डेफिनेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी की जो हमने बात की उसमें हमने ये देखा कि फार्मर अगर अभी फूड ग्रेन बनाता है तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको प्रिजर्व नहीं कर सकता है, अगर वो बेचेगा नहीं फॉर लॉन्ग टर्म तक तो उसके लिए वेल्थ नहीं होता है। बट अगर वो कोल्ड स्टोरेज में रखता है और अगर उसी को 1 साल तक बेचता है तो वो उसके लिए वेल्थ हो जाता है। इस तरीके से जो नए टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी की वजह से वेल्थ को और थोड़ा रीडिफाइन भी किया जा सकता है। सो यहाँ तक का कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने डिटेल में लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द PDF in the further video. So students, today we are going to start up with the types of the wealth in a very detailed manner. Last time हमने characteristic complete किया था, तो आज हम जो है types of wealth के बारे में डिटेल में देखेंगे। So types of wealth, first one, wealth can be classified as individual wealth and social wealth, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। वेल्थ को अगर हमें टाइप्स में क्लासिफाई करना है तो इंडिविजुअल वेल्थ यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वेल्थ और एक सोसाइटी का वेल्थ, इस तरीके से नेशनल एक पर्टिकुलर नेशनल का वेल्थ और इंटरनेशनल यानी जो आउट ऑफ नेशन का वेल्थ है, इस तरीके से उसको 2 पोर्शन में कंसिडर किया जा सकता है। सो फर्स्ट पोर्शन इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Wealth under the ownership of an individual and meant for private consumption is called individual wealth. For example, a house. Wealth under the ownership of society and meant for collective consumption is called society wealth. For example, dam. सो इंडिविजुअल, प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड, अगर आपको याद हो सेम वेलफेयर जो है वेल्थ के टॉपिक में भी देखा जाता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का देखा जाता हो तो उसे इंडिविजुअल वेल्थ माना जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने अपने लिए खुद का घर खरीदा है तो उसका घर का ओनरशिप किसका होता है, खुद का होता है, तो उसके घर पे बाकी सारे लोग आके रह सकते हैं? नॉट एट ऑल। वो अकेला उसके फैमिली के साथ रहता है, दूसरा कोई भी उस घर के अंदर आ नहीं सकता है। सो वैसे जो घर होता है उसे कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, तो इंडिविजुअल या प्राइवेट वेल्थ माना जाता है। वही अंडर द ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी, जैसे मैंने उसमें भी पब्लिक गुड का एग्जांपल दिया था, एक ऐसे गुड्स जो है सारे लोगों के लिए कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं जैसे सोसाइटी में एक जो गार्डन होता है, कॉमन पार्टी प्लॉट होता है या कॉमन प्लॉट होता है, तो वहाँ पे सबका हक होता है, तो उसे कलेक्टिव कंजम्पशन यानी हर कोई वहाँ पे आके उसको यूज कर सकता है, तो उस पोर्शन को कहीं ना कहीं जो है सोशल वेल्थ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल डैम,
डैम के अंदर हर कोई पानी भर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सोशल वेल्थ माना जाता है। और जो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ही चीजें बनाया जाता है तो उसे जो है प्राइवेट वेल्थ या इंडिविजुअल वेल्थ माना जाता है। अगर आप खुद की हेलीकॉप्टर ले लो तो वो एक इंडिविजुअल वेल्थ होगा, और वही एयरपोर्ट में और हर कोई उसमें जा सकता है, आ सकता है, वैसा हो तो उसे हम सोशल वेल्थ बोलते हैं। सो इस तरीके से इंडिविजुअल वेल्थ और सोशल वेल्थ देखा जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। Wealth belonging to a nation and possessed and transferred by treasured by a nation is called national wealth. It helps to generate exchange value directly or indirectly for a nation. For example, river, mountain, literature, scriptures, etc. International wealth is the wealth which is not owned by one nation but belongs to the whole world, can be shared by the several नेशंस। सो यहाँ पे नेशनल वेल्थ की अगर हम बात करें, नेशनल वेल्थ मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री का जो वेल्थ होता है, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री अपना जो वेल्थ है उसको प्रिजर्व करता है, ट्रेजर करता है, खुद का है और उसको बहुत संभाल के रखता है, तो वो नेशनल वेल्थ माना जाएगा। जैसे हिमालय माउंटेन वो इंडिया का वेल्थ है, और हमारे यहाँ नर्मदा रिवर है, ठीक है, गोदावरी रिवर है। सो दिस ऑल रिवर्स, माउंटेन, लिटरेचर्स, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे लिटरेचर, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र का बुक हमने चैप्टर नंबर 1 पे देखा। सो दैट लिटरेचर इज बिलोंगिंग टू इंडिया, तो वो इंडिया का स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण, महाभारत। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है एक्सचेंज वैल्यू उसका बहुत हाई है, यू नो दैट पीपल आर एडमायरिंग सच थिंग। तो हम इसको बेचते नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बढ़ता जाता है, जिससे जो है नेशन का रेपुटेशन दूसरे नेशन के बीच में ज्यादा देखा जाता है। सो नेशनल वेल्थ, कितना एक नेशन में वेल्थ देखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट, तो ये नेशनल वेल्थ को जो है प्रिजर्व किया जाता है। बट इंटरनेशनल वेल्थ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल वेल्थ का मतलब ऐसा वेल्थ जो हमारे नेशन को जो है ओन अप नहीं किया जाता, यानी इंडिया उसको ओन नहीं करता, बट वो पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ये सबके लिए है, ये पर्टिकुलर एक नहीं, वहाँ पे सब हर कोई जाके यूज कर सकता है। तो ऐसे जो सेवरल नेशंस उसके साथ यूज कर सकते हैं, उसे इंटरनेशनल वेल्थ माना जाता है। इवन हमारे 7 वंडर्स भी हमारा नेशनल वेल्थ माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का हर एक नेशन का वेल्थ होता है, और वही एक कॉमन वेल्थ जो हर एक नेशन यूज कर सकता है उसे इंटरनेशनल वेल्थ माना जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है टाइप्स ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ का topic. Now we are going to see the welfare. So I'm going to read it out, listen it out carefully. Welfare means enhancement of life situations, standard of living, and overall state of improvement. The concept of welfare is used by all philosophies from स्पिरिचुअल साइंस टू इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर का मतलब लाइफ को जो सिचुएशन होता है उसको एनहांस करना, उसको और सुधारना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ओवरऑल स्टेट का इम्प्रूवमेंट देखना। ये कॉन्सेप्ट वेलफेयर का जो है आपने देखा हो फिलोसॉफी रदर देन आप स्पिरिचुअल गुरुज में बिलीव करते हो, तो स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं लोगों की मदद करो, लोगों को अच्छा रखो। इवन हमारे भगवत गीता में बोला गया है, इवन मोस्ट कुरान में बोला गया होगा कि लोगों की सेवा करो। सो इन दिस मैनर ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट बिलीव दैट वेलफेयर, यानी दूसरों की अच्छा भलाई हमें करना चाहिए। इन शॉर्ट भलाई करना का मतलब है वेलफेयर। भलाई का मतलब किसी का लाइफस्टाइल में थोड़ा अच्छा सुधारा लाना, किसी के अगर खाना नहीं मिल रहा तो उसको टाइम टू टाइम खाना मिलने का कोशिश करना। सो ये सारी चीज़ों को वेलफेयर बोला जाता है। ये जो है स्पिरिचुअल साइंस, ठीक है, जैसे मैंने बोला धर्म, जो भी धर्म हम मानते हो, स्पिरिचुअल साइंस से लेके इकोनॉमिक्स तक ये कनेक्टिविटी जो है वेलफेयर का देखा जाता है। इन शॉर्ट ह्यूमन बीइंग को कहीं ना कहीं वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन देखा जाता है। वेलफेयर जो है डे टू डे लाइफ से लेके हमारे इकोनॉमिक्स की स्टडीज तक जो है ध्यान से देखा जाता है। सो वेलफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट वेलफेयर का मतलब किसी की लाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारना, लाइफ सिचुएशन सुधारना, ओवरऑल स्टेट की इंप्रूवमेंट करना, ये सारी चीजें वेलफेयर माना जाता है। All human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life. Welfare can be measured quantitatively in the context of the growth and the qualitative in the context of the development. So सारे human being, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, rather than that बाकी के पेरेंट्स, सारे लोगों का कहीं ना कहीं यही पोर्शन होता है कि उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, कहीं ना कहीं
उनकी कोशिश यही रहती है अपनी लाइफ थोड़ी सुधरे। आज आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? 10th के बाद पढ़े बिना बैठे रह सकते थे ना घर पे, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और बेटर हो, अभी जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले। सो हर इंसान कहीं ना कहीं जो है अपना इम्प्रूवमेंट, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए ही कुछ ना कुछ काम करता रहता है। और अगर वेलफेयर की अगर हम बात करते तो इसको क्वांटिटेटिव नंबर में हमने 10,000 में से 20,000 कमाए, मतलब हमारा अच्छा वेलफेयर हो रहा है, यानी हमारा लाइफ और अच्छा सुधर रहा है। और क्वालिटेटिवली, उसके अलावा हमें कितना क्वालिटेटिवली चीज़ें मिल रही है, ये दो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से हम अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। In economics, subject of welfare can be studied as individual welfare and collective welfare. Economics की अगर हम बात करते हैं तो वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है वो दो टॉपिक के अंदर डिटेल में देखा जाता है। एक है इंडिविजुअल वेलफेयर, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या वेलफेयर हुआ। सेकेंड है कलेक्टिव वेलफेयर, जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का क्या वेलफेयर देखा गया है। इस तरीके से हम वेलफेयर को बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। So when an individual seeks to make efforts to improve his or her standard of living and well-being, it becomes a subject of individual welfare. जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कभी भी एफर्ट लगाता है, और एफर्ट क्यों लगाता है? अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। आज अगर वो 10,000 में घर चला रहा है तो 20,000 कैसे कमाए और 20,000 में घर कैसे चलाए, इस चीज़ को ज़्यादा वो ध्यान देता है। इस तरीके से खुद की लिविंग को बढ़ाने के लिए, उसकी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश करता है उसे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वेलफेयर बोला जाता है। एक पर्टिकुलर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की इंक्रीमेंट, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंक्रीमेंट की जब कोशिश करता है उसे जो है हम इंडिविजुअल वेलफेयर बोलते हैं। When a nation of government seeks to improve growth, development, etc., it becomes a subject matter of collective welfare. उसी तरीके से जब एक नेशन के लोग, यानी एक नेशन का गवर्नमेंट और एक नेशन अपने कंट्री के लोगों का ग्रोथ करता है, उस कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, तो उसे जो है कलेक्टिव वेलफेयर बोला जाएगा। यानी जब एक इंसान अपना फैमिली और अपना वेलफेयर, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे इंडिविजुअल वेलफेयर बोला जाएगा। उसी में जब एक गवर्नमेंट पूरा कंट्री का इंक्रीमेंट करने की कोशिश करता है, यानी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव वेलफेयर बोला जाएगा। सो नाउ हियर द मीनिंग ऑफ द वेलफेयर इज बीन कंप्लीटेड अप। लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलफेयर एंड द वेल्थ इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. So students, let us move on with the relationship between the wealth and welfare. I am going to read it out, listen it out carefully. Generally, when wealth increases, welfare increases. As more wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for the owner, and hence greater well-being. That is a largely true in the case of इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें, जब भी किसी का वेल्थ यानी पैसा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं वेलफेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेल्थ इंक्रीज होता है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हायर कैपेसिटी जो है पैसे बनाने का, यानी वेल्थ, यानी अगर किसी का वेल्थ इंक्रीज हो सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वही ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वही लैंड ज़्यादा खरीद सकता है, उसी का जो है वेल्थ ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो जो ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज करने के लायक हो जाता है, यानी कैपेबल हो जाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स बहुत ही इजीली कर सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट को इजीली परचेज करता है। इसका मतलब जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास मॉनेटरी एक्सचेंज ज़्यादा हो जाता है, जिसके पास मॉनेटरी पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आप ही वेलबींग यानी अच्छा लाइफ जीना शुरू कर सकता है। और इस तरीके से ये जो पोर्शन है जिसके पास वेल्थ है उसकी वेलफेयर अच्छे से होने वाली, ये इंडिविजुअल के केस में बहुत ही सच माना जाता और देखा भी गया है। सो लेट अस सी द सेकंड पैराग्राफ इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. But when the wealth of a nation increases in the form of the national income, the welfare of the people will increase only if this national income is equitably distributed among all sections of the society and among all sectors. Besides, a nation's welfare also depends upon social and cultural formation. Hence, there is not only a direct relationship between wealth and welfare in a society,
बट ये तो इंडिविजुअल की बात हुई। अब यहाँ पे नेशन की बात किया, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है, अगर उसका नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इससे सारे लोगों का वेलफेयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेलफेयर तभी हो सकता है जब वो पैसे इक्वली सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, सारे सेक्शन और सोसाइटी के लोगों के बीच में, सारे सेक्टर में। 3 सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। तीनों सेक्टर में हाई क्लास, मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर क्लास, इस तरीके से 3 क्लास होता है। ये तीनों सेक्शन में इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो वेलफेयर के लिए, तभी एक वेलफेयर अच्छे से सक्सेसफुली हुआ ये माना जा सकता है। इसका मतलब नेशनल वेलफेयर फुल एंड फुल्ली जो है सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वेल्थ अच्छा बढ़ रहा है कंट्री का, तो उसका वेलफेयर भी पर्टिकुलरली हो रहा हो, वैसा कंट्री के केस में यानी नेशन के बीच में ये पोर्शन थोड़ा कम बिलीवेबल होता है। बट अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये परफेक्टली ट्रू साबित होता है। सो वी कैन से दैट अगर नेशन में भी इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन करेक्ट है, नेशन के लिए भी ये माना जा सकता है। बट यू नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग मोर इन द नेशन, ड्यू टू विच ये पोर्शन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड माना जा सकता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर देखा गया। यू कैन से दैट इकोनॉमिक्स को रीड करने के बाद वेल्थ और वेलफेयर का कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक इंडिविजुअल के लाइफ में, अगर वो वेल्थ जनरेट करेगा तो उसका लाइफ अपने आप ही वेलफेयर की ओर देखा जाएगा। बट नेशन में वो थोड़ा अभी भी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन में देखा जाता है। नेक्स्ट इट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लेट अस सी दैट in a very detailed manner. I'm going to read it out, listen it out carefully. The active of conversion of raw material and the resources into final goods which satisfy human wants, it's called production. By converting the nature of resources, their utility increases. Hence, production can also be called a process which increases the utility of resources. For example, when wood is converted into chairs, which are demanded by customers for satisfaction of their want, then the utility of the wood increases, and this process of conversion is called production. Now, the agent which help in such a process of conversion or production are called factors of production. So, activity of conversion of raw material, हम कोई भी raw material को directly use नहीं कर सकते, उसे हमें कहीं ना कहीं convert करना पड़ता है, यानी उसको हमें change करना पड़ता है use कर पाए उस तरीके से। तो कोई भी resources या direct raw material में हम उसको use नहीं कर सकते। जैसे कि cotton की बात किया, एग्रीकल्चर में जो कॉटन बनता है वो तो कॉटन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट डायरेक्ट जो हमें बत्ती बनाने के लिए जो कॉटन आता है वैसे कॉटन भी नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उस कॉटन को हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं कर सकते, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें टर्न आउट करना पड़ता है, कंजर्वेशन पे लाना पड़ता है, उसको हमें क्लोथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के बाद ही वो जब फाइनल गुड बनता है उसके बाद ही वो ह्यूमन वांट्स को जो है सेटिस्फाइड कर सकता है। जो अब रॉ मटेरियल से लेके क्लोथ तक हमने जो चेंज किया है उसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बोला जाता है। हम कोई भी रॉ मटेरियल को जब कन्वर्शन करते हैं उसकी नेचर ऑफ रिसोर्सेज पे, उससे उसका यूटिलिटी यानी यूसेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में इंक्रीज करता है और उसकी यूटिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे कॉटन को आप ऐसे ही रखो, आप कितना यूज कर पाओगे, यू कैन नॉट यूज इट मोर। बट अगर उसको क्लोथ में कर दोगे, यू नो दैट यू कैन यूज अ क्लोथ फॉर मिनिमम और मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ तो कर सकते हो, मैक्सिमम आपकी यूसेज के ऊपर होता है। इस तरीके से उसकी यूटिलिटी पीरियड यानी उसका यूसेज पीरियड कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे वुड दिया, आप अगर कोई लकड़ा को ऐसे ही लाके घर पे रख के बैठ करो, यू नो दैट वो जल्दी खराब हो जाएगा, उसमें पानी लगने की वजह से भेज हो जाएगा, टूट जाएगा, वो इतना यूजेबल नहीं रहेगा। बट अगर उसी लकड़े को काट के प्लाईवुड बना के उसमें से फर्नीचर बना के रखोगे, यू नो दैट फर्नीचर कम से कम 6-7 साल आराम से चलने वाली, यानी एक लकड़े की वैलिडिटी जो 1 या 2 मंथ होता है नॉर्मली एज ए वुड, उसको अगर आप कंजर्वेशन में लाते हो, एज ए फर्नीचर उसको कन्वर्ट करते हो तो उसकी यूटिलिटी यानी टाइम पीरियड बढ़ता है यूसेज का। तो इस तरीके से एक कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल करने के लिए जब एक वुड को एज कन्वर्शन के प्रोसेस में डाला जाता है उसे बोला जाता है प्रोडक्शन। जो वुड में से
जो फर्नीचर बनाया जाता है उसे बोला जाता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो है ऐसे ही नहीं होता होगा, उसके पीछे लेबर लगते हैं, ठीक है, उसके पीछे टाइम लगता है, अब फूड रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। सो इस तरीके से एक कन्वर्शन, प्रोडक्शन का प्रोसेस करने के लिए हमें जो एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो लैंड होना चाहिए, लैंड के ऊपर ही प्रोडक्शन होता है, लेबर हमें चाहिए। इस तरीके से जो एजेंट्स हमें चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। सो आज हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस रीड दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन with land, labor, capital and entrepreneur. All these factors are equally important in the process of production. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activity is distributed to each factors of production as per their productivity on their contribution in generating that income. According to Alfred Marshall, there are 2 basic categories of productions, factor of production, nature and human being. So अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। हर एक प्रोडक्शन प्रोसीजर पे ये 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती ही होती है। ये 4 के बिना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता ही नहीं है। फर्स्ट है लैंड, क्यों, हम जो भी बिजनेस करेंगे लैंड के ऊपर ही करेंगे। सो फर्स्ट लैंड। सेकंड लेबर, एम्प्लॉय के बिना तो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कोई प्रोडक्शन किया नहीं जाता, तो सेकंड लेबर। थर्ड कैपिटल, आप मशीनरी लाओ के रॉ मटेरियल लाओ, कोई भी चीज़ लाओ, आप पे पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। थर्ड है कैपिटल। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा इंसान जो इनोवेटिव आइडिया लाके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस को और इजी करता है। तो ये 4 इंसान के बिना जो है, ये 4 इंसान और चीज़, वी कैन से दैट लैंड और कैपिटल जो है, मनी और लैंड, ये दोनों चीज़ है, बट लेबर एंड एंटरप्रेन्योर ये 2 इंसान और ये 2 चीज़ों के बिना कहीं ना कहीं हम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये 4 हेल्प के बिना हम प्रोडक्शन का प्रोसेस कर ही नहीं सकते। अब ये चारों फैक्टर्स जो है इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप लैंड निकाल दो, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर रख के प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप अगर लेबर निकाल दो, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर रख के भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल नहीं है, तो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो है इस फैक्टर के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो इस तरीके से चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सिस्टम देखा गया है उसमें टोटल इनकम का जो जनरेटेड पोर्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत वेरियस एक्टिविटीज में देखा जाता है। सारी चीज़ों जो है इक्वली वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चारों का बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस देखा जाता है। अब इनकी प्रोडक्टिविटी और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस हिसाब से जो है इनकम जनरेट होता है। ये जितना अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे इनकम जनरेट होगा। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अगर आप बात करो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 क्लासिफिकेशन में देखा जाता है। फर्स्ट वन इज नेचर एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हम जो है लेबर और एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। नेचर में हम लैंड एंड कैपिटल मान सकते हैं, क्योंकि मनी भी कहीं ना कहीं जो है पैसे से ही बनता है, पैसे भी जो है नेचर से ही बनता है, ठीक है। सो पेपर ही है, पेपर हमें ट्री से ही मिलता है। तो इस तरीके से लैंड और कैपिटल हम नेचर में मानेंगे और लेबर और एंटरप्रेन्योर हम जो है ह्यूमन बीइंग में मानेंगे। तो इस तरीके से ये पोर्शन को देखा जाता है। फर्स्ट है लैंड। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. In a general understanding, land may mean the surface of earth livable for mankind. However, in economic, the concept of land is more inclusive. According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activity constitute land, that is, climate of a particular part of earth. Water resources, fertility, mineral resources, all these constituted land. Land का मतलब क्या? You know that land का मतलब जमीन। कहीं ना कहीं जनरल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, लैंड का मतलब एक ऐसा सरफेस, ठीक है, अर्थ का एक ऐसा सरफेस जिसमें इंसान जीते हैं, जीने के लिए उसे यूटिलाइज करते हैं। बट इकोनॉमिक की कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड जो है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव यानी उसको इंक्लूड करके ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमें जीने के लिए लैंड चाहिए, हमें कमाने के लिए लैंड चाहिए। हर एक फैक्ट्री आप देखो हवा में थोड़ी लटक रहा है, नहीं, लैंड में ही एस्टेब्लिश्ड है। इसका मतलब लैंड के बिना तो कोई बिजनेस भी नहीं किया जा सकता। सो मार्शल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल
ऑल नेचुरल एसेट्स, यानी कि जो भी नेचुरल एसेट्स, जैसे लैंड तो हमने नहीं बनाया, दुनिया ने नहीं बनाया, वो तो भगवान ने बनाया, बट जो भी नेचुरल एसेट्स जो हमें गॉड दे रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर लैंड होता ही होता है। तो वो लैंड कैसे हम बाइफ्रिकेट कर सकते हैं, लैंड को कैसे हम देख सकते हैं? तो लैंड के अंदर पर्टिकुलरली हर जगह अपना अपना क्लाइमेट होता है। ऊटी देख लो, ठीक है, ऊटी में ठंडे का एटमोस्फेयर होता है। महाबलेश्वर सेम रेनी सीजन वाला पोर्शन हमेशा दिखता है। गुजरात देख लो, थोड़ा गर्मी थोड़ा बारिश दोनों चीज़ें देखा जाता है। तो इस तरीके से हर एक अर्थ का प्लेस या पार्ट जो है उसका क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, वहाँ का वाटर का रिसोर्सेज अलग होता है, फर्टिलिटी अलग होता है। जैसे हम बात करें अंकलेश्वर में जो है गार्डनिंग रोज का जो है ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ पे रोज थोड़ा कम होता है, तो उसकी फर्टिलिटी उस हिसाब से। मिनरल रिसोर्सेज जैसे कोल वगैरह की बात करो, पर्टिकुलर स्टेट से ही निकलता है, सारे स्टेट से नहीं निकलता। सो ऐसे लैंड का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, वाटर रिसोर्सेज होता है, फर्टिलिटी होता है, मिनरल रिसोर्सेज होता है, जो लैंड को जो है कंस्टिट्यूट यानी बनाता है। इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये माना जाता है। सो हैंस हियर लैंड्स कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन गिवन अप। लैंड के कैरेक्टरिस्टिक 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, जिसे हम रीड करके समझना है। फर्स्ट वन, लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज नॉट मैन मेड। जैसे मैंने बोला, लैंड जो है ऊपर से भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, वो है, इसे कोई इंसान बना नहीं सकता। अगर बना सकते, जो 70% वाटर है उधर भी इंसान लैंड बना देता ना, बट वी कैन नॉट मेक लैंड। सेकेंड, टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में 30% लैंड, 32% जैसे कुछ देखा जाता है लैंड, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सो हम ये बोल सकते हैं कि लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है, सप्लाई है, वो फिक्स्ड है। जितने भी इंसान बढ़ते जाए, लैंड बढ़ने वाला नहीं है। थर्ड, लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल। इमोबाइल यानी हम एक जमीन के टुकड़े को इस जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो वो इमोबाइल है। जियोग्राफिकली वो जहाँ है वहीं रहेगा, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। ऑल टाइप ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन एंड सो ऑन। जैसे मैंने बोला, हर एक जगह का जो जमीन होता है वो अलग होता है, ठीक है। जैसे पंजाब में व्हीट ज़्यादा होता है, साउथ साइड राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में अगेन व्हीट होता है। तो हर एक जगह का क्लाइमेट, फर्टिलिटी ये अलग तरीके से देखा जाता है। द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लैंड रेंट। अगर आप लैंड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हो, जैसे मैंने बोला, कोई भी बिजनेस आप कोई भी बिजनेस, आपके फादर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, कहाँ करते हैं? जो भी फैक्ट्री करते हैं कहाँ है? ज़मीन में है। तो वहाँ पे वो जो ज़मीन यूज़ करते हैं, बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस में हम जो भी चीज़ को यूज़ पे लेते हैं उसका कुछ रेम्यूनरेशन देते हैं। तो अगर हम किसी का लैंड, हमारा खुद का लैंड नहीं है, हम किसी का लैंड लेके उसमें अपना बिजनेस चला रहे, तो हमें उसके बदले क्या लेना पड़ता है? भाड़ा, ठीक है। जैसे हम मकान में रहते हैं, हम उसका रेंट क्यों देते हैं? हम मकान बना के दे रहे, उसका रेंट नहीं, हम नीचे जो जमीन है, लैंड है, उसका रेंट देते हैं। तो लैंड का जो रेम्यूनरेशन है, अगर हम उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो उसका रिटर्न, रेम्यूनरेशन मतलब रिटर्न, हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं? तो रेंट के रूप में हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the types of the wealth and welfare and the characteristic of the welfare, relationship between the welfare and the wealth, then the factor of production in a very detailed manner. Let us have a short summarization of the topic that we have covered today. Today we have seen in a very detailed manner the types of wealth. Types of wealth की अगर हम बात करें तो जो है इंडिविजुअल वेल्थ एंड जो है पब्लिक वेल्थ, कलेक्टिव वेल्थ, ये पब्लिक वेल्थ, ये इस तरीके से देखा गया। सेकेंड, नेशनल वेल्थ और इंटरनेशनल वेल्थ। सो इंडिविजुअल वेल्थ को फर्स्टली हम डिस्कस करें। इंडिविजुअल वेल्थ मतलब जब एक पर्टिकुलर ओनरशिप एक इंसान, एक इंडिविजुअल के पास होता है, सिर्फ उसका हक उस पोर्शन में लगता है, तो उसे इंडिविजुअल वेल्थ बोला जाता है। जैसे आपके घर पे कार है, आपका घर है, उसका किसका ओनरशिप है? आपका है, उस पर किसी और का हक नहीं होता है, तो उसे इंडिविजुअल वेल्थ बोला जाता है। अब पब्लिक वेल्थ, पब्लिक वेल्थ मतलब जैसे हमने बात किया, ओवरऑल पूरा सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो कॉमन प्लॉट होता है उसमें किसका हक होता है? तो सबका होता है। इस तरीके से जब कलेक्टिवली सबका ओनरशिप देखा जाता है, उसे पब्लिक वेल्थ माना जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखा नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का मतलब जब भी हम एक नेशन की वेल्थ देखते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिया की बात कर लो, इंडिया में कितने रिवर्स है, माउंटेन है और कितने स्क्रिप्ट
स्क्रिप्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल ले लो, बहुत सारी जगह ले लो, अजंता इलोरा केव ले लो, तो ये सारी जगह जो है एक नेशन का वेल्थ माना जाता है। हिमालय ले लो, सो ये सारी पोर्शन को कहीं ना कहीं एक नेशन क्या करता है, प्रिजर्व करता है और उसको फ्यूचर के लिए एक्सचेंज वैल्यू उसके होते हैं, बट वो बेचे बिना अपने नेशन की डिग्निटी बढ़ाने के लिए उसको मेंटेन करता है, तो उसे नेशनल वेल्थ माना जाता है। इंटरनेशनल वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात किया एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, जिसमें सारे वर्ल्ड में जितने नेशन है सबका हक देखा जाता है, उसे इंटरनेशनल वेल्थ माना जाता है। सो यहाँ पे वेल्थ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हमने देखा वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या? वेलफेयर का मतलब जब एक इंसान खुद की या दूसरों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एनहांसमेंट और अच्छा बढ़ोतरी करना चाहता है, उसे कहीं ना कहीं वेलफेयर बोला जाता है। हम स्पिरिचुअल साइंस यानी एक इंसान धार्मिक तरीके से देखे, वहां से लेके इकोनॉमिक्स तक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखा जाता है। सो वेलफेयर कहीं ना कहीं जो है हम बोल सकते हैं, हम स्टडीज से लेके रूटीन लाइफ में भी वेलफेयर बहुत डिटेल में देखते हैं। वेलफेयर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल वेलफेयर, सेकेंड इज पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब जैसे कि हमारी अच्छा लाइफस्टाइल और बढ़ता जाए, इस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क करते जाए, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अच्छा बढ़ाने की कोशिश करें, तो उसे इंडिविजुअल वेलफेयर बोला जाता है। बट एक नेशन, एक गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट करने की यानी वेलफेयरली डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसे पब्लिक वेलफेयर माना जाता है। फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन द वेलफेयर एंड द वेल्थ। वेल्थ और वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब ज्यादा पैसे कमाता है और वेल्थ इकट्ठा करता है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने लगता है, वो ज्यादा खरीद सकता है, उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होने लगता है, फ्यूचर में उसकी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ने लगती है, उसके पास बहुत पैसे होगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी वेल्थ जो है अगर एक इंडिविजुअल का बढ़ता है तो उसकी वेलफेयर भी अच्छे से बढ़ता है। बट पब्लिक वेलफेयर में ये कॉन्सेप्ट चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक नेशन का इनकम बढ़ता है तो सबका वेलफेयर होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। गवर्नमेंट ट्राई तो करता है, बट कब हो सकता है? जब हम इक्वली सारे सेक्टर और सारे क्लास ऑफ पीपल को उस नेशनल इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक पब्लिक वेलफेयर देखा जा सकता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर है जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल है। यहाँ पे वेल्थ और वेलफेयर जो है कहीं ना कहीं लिटिल बिट कनेक्ट होने में एक इशू देखा जाता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ। फिर हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, As I said you, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह देखा गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम जब भी एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में टर्न करते हैं, उसे प्रोडक्शन बोला जाता है। उस प्रोडक्शन को करने की वजह से उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी यानी यूसेज जो है वो बढ़ जाता है, वैलिडिटी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो उसको प्रोडक्शन में करने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस देखा जाता है, इसके लिए पर्टिकुलर एजेंट्स चाहिए। ये जो एजेंट्स, उसको एजेंट्स यानी सिर्फ इंसान ने, पर्टिकुलर जो है सपोर्टिव थिंग्स चाहिए। तो वो जो सपोर्टिव पोर्शन हम प्रोडक्शन पे यूज करते हैं, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेन चीजें देखी जाती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। एक भी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता, इसीलिए चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में देखा जाता है। इसके बाद हमने बहुत ही डिटेल में ये चीज देखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हर एक का जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट वे में देखा जाता है। सो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये हमने डिटेल में जाना। फिर हमने जो है लैंड के बारे में डिटेल में देखा। लैंड की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट इंसान जीने के लिए जमीन पे रहता है, वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है कहीं ना कहीं उसको लैंड यानी जमीन में ही करना पड़ता है, यानी लैंड उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इवन बिजनेस के अंदर भी बिना लैंड के हम बिजनेस कहाँ करेंगे? लैंड पे ही करेंगे। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। सो उसके बिना तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो लैंड कैसे हम डिफर या उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो उसका क्लाइमेट, फर्टिलिटी, आपको पता है हर एक लैंड का फर्टिलिटी अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, हर चीज थोड़ा अलग अलग देखा जाता है। उसके अलावा लैंड की अगर हम डिटेल में बात करें तो 5 कैरेक्टरिस्टिक देखा। एक गॉड गिफ्ट है, इंसान इसको बनाया नहीं जा सकता, इसका सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, और हर एक लैंड का जो पोर्शन है एज आई सेड क्लाइमेट और फर्टिलिटी से डिफरेंट हो जाता है, और उसको इमोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे ले नहीं जाया जा सकता। अब
रेंट अगर किसी चीज पे अगर हम यूज करते लैंड को तो उसको हम कैसे पे बैक कर सकते, किसी का लैंड हम यूज कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसका रिटर्न जो है रेंट के तरीके से दिया जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में आज देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.